शुरू करते हैं। देखो, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अरमान ने मुझसे ये पूछा कि सर S3PO3 अगर हो तो एन फैक्टर क्या होगा। तो पहले ये देखो कि इसका मैक्सिमम एन फैक्टर कितना हो सकता है। तो ट्रिक ये थी कि जितने ऑक्सीजन उससे कम दो। इसका मतलब ये हुआ कि इससे तो हम 3H निकाल भी नहीं सकते, दो ही निकाल सकते हैं। तो इसके एन फैक्टर के ऑप्शन होंगे या तो 2 या 1, बस 2 या 1। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया जाए, NaOH प्लस H3 कितना, PO2, और प्रोडक्ट बन जाए NaH2PO2, मान लो ऐसे लिख दिया जाए। क्लियर है। तो ये वाला कंपाउंड किसने बनाया है बेटा, इसने और इसने मिलकर। इसको बनाने में इसने अपना OH दिया है बच्चों, और इसने अपना क्या दिया है बच्चों, H दिया है। ये मैक्सिमम H कितने दे सकता था, बोलो। तो पहली बात तो मुझे एक बात देख लो, इसके पास में H3 है तो इसके पास तो 3H देने को है ही नहीं। इसके पास तो मैक्सिमम 2 है। और मतलब ये मान के चलो, एक बार समझाने के लिए, एक बार समझने के लिए, एक बार समझाने के लिए इसको S3 ना कर दो, H2 कर दो, थोड़ा समझाना आसान हो जाएगा। आप कहोगे नहीं सर फार्मूला तो S3, अरे समझने के लिए H2 कर लो। तो H2 से मतलब आप ये बात मान के चलो कि ये मेरे पास क्या था, S3PO2 था। मैं गलत लिख गया क्या, रुक जाओ बेटा एक मिनट, सॉरी, ध्यान मेरा उधर, रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। देखो, NaOH प्लस H3PO3 था, गलत बोल गया, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था बेटा, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। तो इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो इसका मैक्सिमम एन फैक्टर कितना हो सकता है, 2। तो या तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो मान लो इसमें प्रोडक्ट बना है Na, और बन गया H2PO3, लिखना चाहिए था, मैं PO2 लिख गया था, और प्लस का वाटर लिख दिया था। तो पहली बात तो जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, और अब मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, जो पीछे बोला वो गलती हो गई थी, इसको छोड़ दो आप। तो आप ये पहले बताओ कि 3 से इसके पास हैं, और अपने को पता है कि इस केस में जितने H होते हैं, आप ही बताओ कि H3 से H2 आने में इसने कितने H दे दिए, एक, बोलो। तो जितने दे दिए वही उसका एन फैक्टर। तो इसका मतलब इसको बनाने में इसका एक H लगा, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, बस। क्लियर। और अगर इसकी जगह ये ना बनता, ये बनता Na2HPO3, तो इस 3 से एक H जाने में, एक H बनाने में अगले ने कितने H दे दिए, 2। तो इस केस में एन फैक्टर इसका 2 हो गया, और इससे ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि इस कंपाउंड का मैक्सिमम एन फैक्टर 2 ही हो सकता, 3 का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या बेटा अरमान के साथ साथ सारे बच्चे समझ गए इसको, हैं? या एक बार फिर से बताना पड़ेगा, समझ गए होगे, बता तो दिया ही मैंने। देखो, अब मैंने बच्चों को बताना, एक बात सुन लो बेटा, अभी टेस्ट के बारे में कोई भी सवाल ना पूछो। जब लास्ट में क्लास खत्म होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट कब होगा केमिस्ट्री का, ठीक है। अब आज डिस्कशन होना था DPP3 का और DPP4 का, लेकिन जो मेरे पास डाउट्स आई हैं वो चीज मुझे अभी थोड़ी सी पढ़ानी रह गई है, तो क्यों ना पहले पढ़ाई दूं मैं। तो पहले हाफ एन आवर मैं पहले जो बचा हुआ सिलेबस है नॉर्मेलिटी का उसको खत्म कर देता हूं, और एक दो पॉइंट्स मैं आपको और बताऊंगा, और फिर उसके बाद डाउट सेशन में चलेंगे, आपको फटाफट फटाफट समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, पहले जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर दें, है ना। क्योंकि मैंने कल आपको नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले जाते हैं
वहां तक अभी आपको पढ़ाया है। अभी तक मैंने आपको नॉर्मेलिटी के बारे में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी तक नहीं करवाया है। ध्यान से सुन लो। मानसी, MgOH। अरे बेटा, पहली बात तो MgOH होता ही नहीं है। MgOH का होल ट्वाइस होता है। तो जिसका OH होल ट्वाइस होता है उसका एन फैक्टर 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। बस वो देख लो कि उसके पास दो OH हैं, क्या उसने दिए भी हैं कि नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं तो उसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अरे सीधा दिमाग में बिठा लो ना, क्यों कंफ्यूज होते हो। और हमें भी कर रहे हो कि जिसका पास देने के लिए कोई चीज 3 है, वो 2 भी दे सकता है, वो 1 भी दे सकता है। सर पता कैसे लगेगा? रिएक्शन से पता लगेगा। और अगर रिएक्शन ना दी हो तो हमेशा मैक्सिमम एन फैक्टर लिया जाता है। बस इतनी बात है। अब आपको पहचानना आना चाहिए कि अगले ने 2 दिए हैं कि 1 दिया है। अब 2 की जगह 3 लिख जाओगे फिर तो गलत ही हो जाएगा, जैसे मैंने अभी गलत लिख दिया था। तो वो कोई बात नहीं, उसका तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। कॉन्सेप्ट गलत नहीं होने चाहिए। सानवी, सर कुड का एन फैक्टर कहाँ होगा? पता नहीं क्या है बोले। CO2 का एन फैक्टर क्या होगा? सानवी बेटा, सानवी बेटा, अभी मैं एन फैक्टर बता रहा हूं सिंपल, कि एसिड का ऐसे निकालते हैं, बेस का ऐसे निकालते हैं, सॉल्ट का ऐसे निकालते हैं। अब CO2 का क्या होगा? कल आप लोगों ने वाटर के बारे में पूछा, क्या होगा? पूछा था ना सारी चीजें। तो ये सब चीजें आपको रिएक्शन से पता लगेंगी, और उसके लिए आपको पूरा समझने के लिए 8वीं यूनिट तक इंतजार करना पड़ेगा, जब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पता लग जाए और रिड्यूसिंग एजेंट भी पता लग जाए। ठीक है? पहले ही चैप्टर में दुनिया के सारे कंपाउंड्स की हम एन फैक्टर निकालना सिखा दें, ये हो ही नहीं सकता। ये बात ध्यान से और थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ो। पहले ये देखो कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं और जिसका निकालना सिखा रहे हैं वो आया कि नहीं आया। फिर 2 साल पढ़ाना है। ठीक है? तो थोड़ा धीमे धीमे आराम से, जल्दबाजी नहीं। जल्दी का काम थोड़ा शैतान का होता है। तो तसल्ली से आपको सब चीजें करा दी जाएंगी, थोड़ा सा वेट करो। तो मुझे लगता होगा कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, बताओ। एक पूछ रहा ग्लूकोज का क्या होगा। अरे बेटा, ग्लूकोज का क्या होगा? रिएक्शन बताओ, ग्लूकोज की कौन सी है, मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे समझी में नहीं आएगा। अभी आपको मैंने सिर्फ 3 एन फैक्टर निकालने सिखाए हैं, एक एसिड का, एक बेस का, एक सॉल्ट का। और ग्लूकोज उस कैटेगरी में नहीं आता। क्यों पूछ रहे हो फालतू फालतू सवाल बेटा? हैं? अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और हमारा भी पूछ वेस्ट कर रहे हो। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा आराम से। जल्दबाजी करोगे तो फिर हम भटक जाएंगे। हाँ, बताओ। लिख दिया ग्लूकोज का क्या होगा। यशराव पूछ रहे हैं कि ये चैप्टर कम एंड होगा। जितने दिन लगे हैं यशराव, इतने दिन अभी और लगने हैं। ये 9th 10th के चैप्टर नहीं है कि शुरू होते ही खत्म होने की तैयारी हो जाती थी। यहां तो केमिस्ट्री के पहले 8 चैप्टर महाभारत है। 8 चैप्टर में खूब समय लगता है पहले में, बाद के थोड़े जल्दी हो जाते हैं। और वो थोड़े जल्दी का मतलब आप समझ लो कि उनमें भी उम्मीद से ज्यादा ही समय लगता है, और 11th में मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो जितने दिन पढ़ाया है, कल भी तुम पूछ रहे थे ना कि ये चैप्टर कब खत्म होगा, तो जितने दिन ने भी पढ़ाया ना उतने दिन अभी और लगना है। क्योंकि अभी स्टाइकियोमेट्री पढ़ानी है, अभी लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाना है, अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला और सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसलिए आराम से पहले पढ़ो, जल्दबाजी ना करो। हाँ जी। तो लो जी, मैंने आपके सारे डाउट्स ले लिए। बाकी तो मैंने सारा कुछ बता ही दिया आपको। ठीक है, चलो। देखो, ऐसा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नॉर्मेलिटी का चल रहा था। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं कि नॉर्मेलिटी के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया। नॉर्मेलिटी को हम एन से शो करते हैं, और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात होती है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से डिवाइड करते हैं। ये बताया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
कैसे निकालते हैं? अगर गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है, और मैंने यहां तक आपको एन फैक्टर निकालना सिखा दिया है। आया समझ में? तो आमतौर पे टीचर्स नॉर्मेलिटी पहले चैप्टर में डिस्कस नहीं करते हैं, पढ़ाते ही नहीं, बोले 8वीं यूनिट में पढ़ाएंगे, वो मोलारिटी पढ़ा के निकल जाते हैं। लेकिन मैंने पढ़ाया, कम से कम 80% तो पढ़ा ही दूंगा। ये जो 20% रह जाता है वो 8वीं यूनिट में होगा। तो मैंने कल आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने सिखा दिए है। इक्विवेलेंट वेट निकालने से आपको ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे, वो यहां रख दोगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब सुनो, ये फार्मूला समझाने के बाद अब मैं आपको ये बता देता हूं कि बच्चों, नॉर्मेलिटी के सारे फार्मूले, नॉर्मेलिटी के सारे फार्मूले बाकी मोलारिटी की तरह होते हैं। लिखो, ऑल अदर फार्मूले फार्मूले ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है, इज सिमिलर टू मोलारिटी, सिमिलर टू मोलारिटी। ठीक है, अब कैसे हैं आपको याद है कि अब मेरा फार्मूला बनेगा जिसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जैसे अगर आपको नॉर्मेलिटी डाइल्यूशन की चाहिए तो मोलारिटी का फार्मूला क्या होता था? M1V1 इक्वल टू M2V2। तो नॉर्मेलिटी के टर्म्स में फार्मूला होगा N1V1 इक्वल टू N2V2। यानी डाइल्यूशन के क्वेश्चन नॉर्मेलिटी में भी बनते हैं, जस्ट सिमिलर टू मोलारिटी। इसके अलावा हम लोग जो नॉर्मेलिटी मिक्सिंग करते हैं, नॉर्मेलिटी मिक्सिंग, वो भी फार्मूला मोलारिटी से मैच करता है। तो क्या फार्मूला लगेगा? N1V1 N2V2 प्लस का N3V3 और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम इसे नॉर्मेलिटी मिक्सिंग से भी बोल सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले मोलारिटी की तरह ही काम करते हैं, और चूंकि मैं मोलारिटी का डेरिवेशन करवा चुका हूं तो नॉर्मेलिटी का एज इट इज लग जाएगा, और ये फार्मूला हम डाइल्यूशन में लगाएंगे और ये फार्मूला मिक्सिंग में लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको जो हूं क्वेश्चन करवा देता हूं नॉर्मेलिटी के, जितने मैं करवा सकता हूं। चलो, पहला क्वेश्चन नोट करो। पहला क्वेश्चन है 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, फार्मूला तो पता ही होगा, इसका मोलर मास 126 है, इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml वाटर, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इतना स्पेस रहने दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि 20 ml ऑफ N/10 HCl is diluted to get N/30 HCl solution
ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच वाटर टू बी एडेड, कितना पानी ऐड करना पड़ेगा टू गेट दिस सोल्यूशन, टू गेट दिस सोल्यूशन। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़े से गैप के बाद तीसरा क्वेश्चन और लिख लो, फिर तीन क्वेश्चन एक साथ बताएंगे। 200 ml ऑफ n/10 HCl में अगर मैं 800 ml ऑफ n/8 HCl ऐड कर दूं, तो ऐड करने के बाद आपकी नॉर्मेलिटी मिक्सिंग की क्या होगी? ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जब इस तरीके से हम इसको करते हैं, अभी मैंने मैसेज पढ़ा, मनोज शोकन कह रहे हैं कि सिलेबस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बेटा 25 साल हो गए बेटा 11th को पढ़ाते हुए, आज तक तो कभी ऐसी शिकायत आई नहीं कि सिलेबस नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्यों आएगी? ये कोई अनाड़ी पढ़ा रहा हो फिर तो उसके सामने ये सवाल पूछ लो, लेकिन पहले 8 चैप्टर में महाभारत से कम मामला नहीं है, और बाद के चैप्टर जितने भी बचते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पहले 8 में हम इतना समय लगा देते हैं और इतने कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि बाकी चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले ही समझ लो, लेकिन ये भी समझ लो कि आपको ये बोर्ड लेवल का ही नहीं पढ़ा। अब देखो, ये तुम समझ रहे हो क्या ये तुमको एनसीईआरटी में मिलना है क्या? नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई, एनसीईआरटी भी पढ़ाई और उसके बाद ये कर रहा हूं। इसलिए आज तक तो ऐसी कोई समस्या कभी आई नहीं कि सिलेबस नहीं हुआ। और ये भी आपको बता दूं कि सिलेबस जनवरी में खत्म होगा, और ये भी बता दूं कि सिलेबस 20 और 25 जनवरी के आसपास खत्म होगा, ठीक है। तो आगे हम क्या बताएं, तो अपना तो बड़ा कैलकुलेटेड हिसाब रहता है, लेकिन ये सवाल वहां आपको पूछना चाहिए जो अनाड़ी हो। और हम तो 25 साल पढ़ा के बिल्कुल थक से लिए। तो ये सवाल आज के बाद मत पूछना कि सिलेबस होगा कि नहीं होगा। आप इस पे ध्यान लगाओ कि जो आपको सिखाया जा रहा है अच्छे से सीख लो, रिवाइज कर लो, डाउट पूछ लो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, लेकिन पढ़ लो, फिर दिल्ली और कोटा जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और इंडिया का कोई भी एग्जाम में 70-80% पेपर बेसिक ही होता है, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने खाम खा 5 मिनट लगा दिए समझाने पे, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। भाई नॉर्मेलिटी दी है और इसका ग्राम दिया है, 500 ml दिया है, तो नॉर्मेलिटी निकालने का क्या फार्मूला होता है? भाई नंबर ऑफ क्या चाहिए? इक्विवेलेंट चाहिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए, है ना, और इसी तरीके से वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए, ठीक है, यही होता है ना। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? आपको तो पता ही होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकलते हैं वेट, वेट कितने ग्राम है? 6.3 ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। अब ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट यही निकाल देते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मोलर मास, जो कि 126 है, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ऑक्सैलिक एसिड में 2 COOH हैं, तो एन फैक्टर 2 हो गया, यानी 63। तो अगर मैं वेट को इक्विवेलेंट वेट, ये वैल्यू आएगी 63, ठीक है। तो इसको 63 से डिवाइड कर दूं ग्राम से, तो आपने वेट को किससे डिवाइड कर दिया? इक्विवेलेंट वेट से। ये वैल्यू आई थिंक 1/10 हो गई, तो 1/10 कितना हो गया? 0.1 हो गया इक्विवेलेंट। बस अब क्या दिक्कत है? तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? बस इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए, बाकी नॉर्मेलिटी में का कुछ नहीं है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हो गए? 0.1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना? 500 ml है, लीटर में लाओ,
तो ये तो सब प्रैक्टिस खूब हो ही चुकी है। 500 बाई 1000, 1/2, 2 ऊपर चला गया, तो इसका आंसर हो गया 0.2 n। ये आंसर हो गया। अरे भाई, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, हाउ टू गेट इक्विवेलेंट वेट। बाकी तो इसके न्यूमेरिकल मोलारिटी टाइप के हैं, खत्म बवाल। हो ही गया, खत्म हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बस हो गया क्वेश्चन। यहां आओ, इस क्वेश्चन में डाइल्यूशन का लग गया, तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2। पहली नॉर्मेलिटी कितनी है? 1/10। पहले वॉल्यूम कितना है? 20। नई नॉर्मेलिटी कितनी चाहिए? 1/30। नया वॉल्यूम चाहिए, कितना हो गया भैया? ये 2 और 60। तो 60 ml आंसर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इन्होंने कहा, अगर पूछा जाए कि अब वॉल्यूम कितना होगा, तो 60 होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कितना पानी डालें कि नया सोल्यूशन होगा। तो जब मैं मोलारिटी का क्वेश्चन करवा रहा था और मैंने कहा था कि पानी जोड़ने की बात जब आए, तो आंसर ना तो V1 होता है ना V2 होता है, V2 माइनस V1 होता है। तो अगर मैं V2 माइनस V1 लेता हूं, तो V2 कितना हो गया? 60। V1 कितना हो गया? V1 60 और V1 कितना? 20। तो इसका आंसर होगा 40 ml, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 40 ml होगा। इसको मैं सर्कल कर देता हूं, इसका आंसर 40 ml होगा। ये देखो, तो समझ गए, मैंने पढ़ाया था ना मोलारिटी में कि M1 V1 इक्वल टू M2 V2 जब आप लगाओगे, तो उनसे अगर वो पूछते हैं नया वॉल्यूम कितना होगा, फिर तो V2 आंसर है। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि नहीं, पानी कितना ऐड करेंगे इस सोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए, तो आंसर की ट्रिक बताई थी V2 माइनस V1। वही नॉर्मेलिटी में भी होगा। तो जमा आसान मामला है, ये हम लोग कर चुके हैं। और इसमें मिक्सिंग नॉर्मेलिटी है, तो क्या होगा? N1 V क्या होगा? नॉर्मेलिटी मिक्सिंग N1 इंटू V1। तो N1 कितना हो गया? 1/10। V1 कितना हो गया? 200। उसके अलावा N2 कितना हो गया? 1/8। ये कितना हो गया? 800। डिवाइडेड बाई कितना है? 200 और 800, 1000 हो गया। ये वैल्यू हो गई 20, ये वैल्यू हो गई 100। तो 120/1000, तो ये वैल्यू हो गई 0.120 और n। शायद मैं कैलकुलेशन गलत हो तो बता देना, बाकी ये क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। जरा फटाफट मुझे रिस्पॉन्स करो, क्या अब नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन कर लोगे? बस एक ही चीज पता होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। बाकी तो सारा कुछ मोलारिटी ही जैसा है, ठीक है। और मेरे पास जो DPP4 की डाउट्स आई हैं, वो नॉर्मेलिटी की ही ज्यादातर दिखी। तो मैंने इसीलिए कहा मुझे पहले पढ़ा लेने दो, उसके बाद डाउट्स देखते हैं क्या होगा। बोलो बेटा। सर 1 नंबर क्वेश्चन को दोबारा बता दो एक बार। कार्तिक, 1 नंबर क्वेश्चन को दोबारा बता दो, यानी ये वाला। अरे भाई, नॉर्मेलिटी निकालनी थी, मास और वॉल्यूम दिया है, पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लो। कैसे निकालते हैं? फार्मूला, गिवन वेट जो कि 6.3 है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ऑक्जेलिक एसिड का मैंने बताया था कि COOH का होल ट्वाइस .2H2O होता है। और मैंने ये कहा था, जितने COOH ग्रुप होते हैं, जितने COOH ग्रुप होते हैं, उतना ही एन फैक्टर होता है। तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? कल परसों में इक्विवेलेंट मास ही पढ़ा है। मॉलिक्यूलर मास 126, एन फैक्टर 2, तो हो गया 63। वो 63 यहां डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वो आ गया 0.1। उसके बाद तो सब जानते हैं कि वॉल्यूम को लीटर में कैसे बदला जाता है। ले भाई कार्तिक भाई, रिवाइज करा दिया है, बोलो। आया भाई कार्तिक? अनुभव। सर क्वेश्चन नंबर 3 को रिपीट करो। अरे क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसान है, दो सोल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है, नई नॉर्मेलिटी है। तो N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। जैसे मोलारिटी का फार्मूला होता है, वैसे नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है। दैट्स इट, सिंपल। क्या बात है इसमें? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो भाई, आ गया भाई? हैं? हाँ जी अनुभव भाई।
अनुभव पूछ रहे हो ना सर, थर्ड क्वेश्चन रिपीट प्लीज। कर तो दिया, जल्दी से रिस्पॉन्स करो। बोलो भाई। हाँ जी। चलो, एक बार सारे बच्चे फिर से बता दो, क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिल गया रिस्पॉन्स, मिल गया, मिल गया, मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। अब डीपीपी में जाने से पहले पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखो, जैसे लिखा हो नॉर्मल सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन कहीं लिखा हो, इसका मतलब होता है कि उसकी नॉर्मेलिटी 1n है। अगर कहीं लिखा हो डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, ये शब्द भी आपको कहीं ना कहीं लिखे मिलेंगे, नोट कर लो। डेसी नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब होता है कि नॉर्मेलिटी 1/10 है, तो n/10 लिख दिया। सेंटी नॉर्मल अगर कहीं लिखा हो, सेंटी नॉर्मल, तो इसका मतलब उसकी नॉर्मेलिटी 1/100 है, तो उसको हम n/100 लिखेंगे। और अगर कहीं भी सेमी नॉर्मल लिखा हो, सेमी नॉर्मल लिखा हो, तो सेमी का मतलब हाफ होता है, तो उसकी नॉर्मेलिटी 1/2 है। तो कहीं पर भी बच्चों अगर नॉर्मल सोल्यूशन लिखा है, तो इसका मतलब उसकी नॉर्मेलिटी 1 है। कहीं पर डेसी नॉर्मल लिखा है तो 1/10, सेंटी नॉर्मल में 1/100, और सेमी नॉर्मल में 1/2 होगा। ये टर्म्स भी आपको पता होना चाहिए। और एक बात याद रखना, बिल्कुल ये टर्म्स मोलारिटी के लिए भी अप्लीकेबल है। मतलब अगर कहीं लिखा हो मोलर सोल्यूशन, कहीं लिखा हो मोलर सोल्यूशन, तो इसका मतलब उसकी मोलारिटी 1 है। कहीं पे लिखा हो डेसी मोलर सोल्यूशन, डेसी मोलर सोल्यूशन, तो इसका मतलब मोलारिटी उसकी 1/10 है। लेकिन 1/10 को अपन लिखते कैसे? m/10, समझे? और अगर वहीं पे ही डेसी नहीं सेंटीमोलर लिखा है, समझ गए ना? हर चीज नहीं लिखूंगा। तो सेंटीमोलर का मतलब हो गया m/100। तो ये टर्म्स भी आपको जानने चाहिए। आ गया समझ में? अच्छा, इसको समझाने के बाद अब मेरा अगला पॉइंट नोट करो। देखो, अब आपने क्या क्या पढ़ लिया सुनो। देखो, आप लोगों ने मोलारिटी पढ़ी, आप लोगों ने मोलालिटी पढ़ी, आप लोगों ने काई पढ़ा, आप लोगों ने पीपीएम पढ़ा, एक फॉर्मेलिटी भी पढ़ी, उसको छोड़ो, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, और एक आपने नॉर्मेलिटी पढ़ी। ये टॉपिक मेन आपसे पढ़े, ठीक है? ये टॉपिक पढ़े ना? अब देखो, इनमें से ये सारे जितने भी यूनिट्स हैं, ये बेसिकली बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, केमिस्ट्री के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, समझ रहे हो नहीं? कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। तो पूछा जाता है कि इनमें सबसे अच्छा मेथड कौन है और क्यों है, यह पूछा जाता है। तो एक बात सुनो, इस कमरे में एसी चल रहा है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा ना? और अगर टेम्परेचर कम होगा तो मेरे हाथ में एक बॉटल है, और मान लो इसकी मोलारिटी जो है, इसकी जो मोलारिटी है वो मान लो m है। मतलब मोलारिटी जो मेरे हाथ में बॉटल है उसकी m है, ठीक है? इस बॉटल को मैं लिए लिए नीचे पहुंच गया पढ़ाने के बाद। तो नीचे मैं जाऊंगा तो वहां तो एसी नहीं चल रहा है, वहां टेम्परेचर अलग है। और आपको पता है कि टेम्परेचर हमेशा वॉल्यूम को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर का वॉल्यूम पे रोल होता है, टेम्परेचर का मास पे कोई रोल नहीं होता, टेम्परेचर का नंबर पे कोई रोल नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम पे रोल होता है। पता होगा, मास तो वही रहेगा, नंबर भी वही रहेगी, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा टेम्परेचर का। मानते होगा ना? इतना तो बेसिक जानते ही हो। अब आप ये देखो कि इसमें हम लोगों ने जितने भी फार्मूले पढ़े, उन फार्मूलों में कहां कहां पे वॉल्यूम था और कहां कहां पे वॉल्यूम नहीं था, ये पता करो।
तो मोलारिटी में वॉल्यूम था, मोलालिटी में नहीं था, मोल फ्रैक्शन में नहीं था, पीपीएम में नहीं था, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम है। एक फॉर्मेलिटी होती है जिसका जिक्र थोड़ा बहुत किया, उसमें भी वॉल्यूम होता है। बोलो बेटा। तो अगर कमरा बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी और टेम्परेचर चेंज होगा इन्वायरमेंट का, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम चेंज होने से क्या मोलारिटी, क्या नॉर्मेलिटी, क्या फॉर्मेलिटी चेंज नहीं होगी? क्यों? क्योंकि इन तीनों के फार्मूलों में वॉल्यूम है, इन तीनों के फार्मूलों में वॉल्यूम है। और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी, नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाएगी, फॉर्मेलिटी भी चेंज हो गई, कमरा बदलने से, जगह बदलने से, है ना? जैसे मान लो आप अपने स्कूल की लैब में हो, आपने नॉर्मेलिटी निकाल ली, सोल्यूशन बना लिया इस तरह से बीकर में, और लिए लिए अपने कमरे में आ गए, या अपने घर उस पे आ गए, क्या बोलते हैं, क्लास में आ गए। मान लो क्लास में एसी चल रहा हो, तो फिर नॉर्मेलिटी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि वहां कुछ होगी, यहां कुछ होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगी। लेकिन एक बात ये पहले बताओ कि मोलैलिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, पीपीएम हो, इनके फार्मूलों में कहीं भी वॉल्यूम नहीं आता। इनमें क्या क्या आता है? इनमें एक तो मास आता है, और या फिर नंबर आता है, और टेम्परेचर का इस जगह से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो कहा जाता है कि मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सारे के सारे बेस्ट मेथड हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। बिकॉज दे आर दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, नोट कर लो। लेकिन हालांकि मैं बता दूं कि मुझे न्यूमेरिकल ज्यादातर मोलारिटी नॉर्मेलिटी के ही कराने हैं, लेकिन ये उतने अच्छे मेथड नहीं है जितने मोलालिटी और ये सब होते हैं। तो उसका रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया। तो पहले बताओ, मैं इसको भी लिखाऊंगा, बोलूंगा। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई आपको जो मैंने समझाई, कि मोलारिटी उतना अच्छा मेथड नहीं है, नॉर्मेलिटी उतना अच्छा मेथड नहीं है। एक कमरे तक तो ठीक है, लेकिन अगर कमरा बदल दिया ना तो फिर गड़बड़ है। लेकिन मोलालिटी को, जो यहां निकला है, नीचे चला जाऊंगा तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या ये समझ में आया आपको? जरा एक बार फीडबैक दो, फिर मैं लिखाता हूं। बोलो बेटा, जल्दी बताओ। हाँ जी। हाँ, आया समझ में? हाँ, तो सबका फीडबैक आ गया मेरे पास, सबने कह दिया जी बात समझ में आ गई मेरे को। चलो, आ गई तो अब लिखो, अपनी कॉपी में लिखो। लिखो, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म। जल्दी लिखो, कंसंट्रेशन टर्म। मैं बोल रहा हूं, लिखो बेटा। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म are supposed to be better method because they are temperature independent, because they are temperature independent। टेम्परेचर हमेशा वो इंडिपेंडेंट होते हैं। बट इन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, बट इन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम एग्जिस्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और टेम्परेचर को डिपेंड करने से क्या अपने को नुकसान होता है? टू रूम उसकी वैल्यू बदल जाती है। पता लगा? यहां तो नॉर्मेलिटी कुछ आई और नीचे जाते जाते था कुछ और हो गई, फिर तो कंसंट्रेशन ही बदल गई, फिर तो कहानी बदल जाएगी। और रिजल्ट अगर बदल जाएंगे तो एक्यूरेट भी रिजल्ट नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूं, उसके बाद फटाफट 10 मिनट के अंदर डीपीपी डिस्कस कर दूंगा। फटाफट। आप कहोगे सर हम खुद कर लेंगे, आप बताओगे नहीं। बस एक अंतिम बात समझ लो। क्या? अब मेरी अंतिम बात और समझ लो, और ध्यान रखना, 2 साल तक ये काम आना है। और 2 साल क्यों, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये सब काम आएगा। 10th की पढ़ाई कुछ काम नहीं आने वाली, बस थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, ये बस काम तो ये आने हैं।
तो क्या मैं कह रहा था, बस एक चीज और समझ लो, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इंटर कन ये समझ लो, कहता नहीं है सारा सामान ठीक हो जाएगा। मतलब ये ऐसी दवाई देने जा रहा हूं, ऐसे शॉर्टकट्स देने जा रहा हूं कि एक इंजेक्शन लगाते ही सबकी बीमारी ठीक। ठीक, मैं आपको शॉर्टकट्स देता हूं। देखो देखो, एक बात बताओ, क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि भाई नॉर्मेलिटी इतनी है, मोलैरिटी बताओ। ऐसा भी तो आ सकता है। सर ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक आपने करवाया नहीं, आप करवाएंगे? बस 10 मिनट का समय दे दो, मैं ये शॉर्टकट्स बता दूं। हालांकि मैं क्लास 10th में 9th में जो बच्चे मेरे पास पढ़ चुके हैं मैं उनको ये दे चुका हूं, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो सुन लो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे होती है। इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऐसे है, मेरी शॉर्टकट सुनो। पहला शॉर्टकट फार्मूला याद कर लेना, ये फार्मूले, बड़े से बड़ा क्वेश्चन छोटे में निपट जाएगा। मोलैरिटी इक्वल टू होता है 10xd अपॉन m। लेकिन ये भी m होगा, ये भी m होगा, तो गलत इंप्रेशन जाएगा, यहां mm लिख लो। हाँ, mm। देखो बताता हूं क्या है इसमें। ये फार्मूला पता क्या है, x की वैल्यू होगी, x होता है परसेंटेज बाई मास, x होता है परसेंटेज बाई मास, d क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, नोट कर लो। और mm क्या होता है, mm होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। डीपीपी 10 मिनट नहीं लगना है, बस इसको समझ लो। तो अगर मुझे परसेंटेज दे दी जाए 10% और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी जाए और डायरेक्ट मोलारिटी पूछा जाए, तो दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगाओ। अब एक बात बताओ, परसेंटेज को आपने डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर लिया, मोलारिटी में। और अगर मोलारिटी दी हो और परसेंटेज निकालना हो तो डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा दो। डी क्या है, mm क्या है, मैंने लिख दिया। लेकिन ये परसेंटेज जो होनी चाहिए वो बाई मास होनी चाहिए। बाई मास का मतलब आपको याद होगा ना, W/W। लेकिन आप कहोगे सर अगर परसेंटेज बाई मास ना हो तो, नोट करो दूसरा पॉइंट, मोलैरिटी इक्वल टू 10x अपॉन mm। अब डी गायब हो गया, इसमें m तो मोलैरिटी है, m तो निश्चित रूप से क्या है, मोलैरिटी। x जो है ना वो परसेंटेज बाई वॉल्यूम है, और बाई वॉल्यूम में भी दो ऑप्शन होते हैं, पढ़ाया था, V/V और W/V। तो यहां आपको W/V लेना है, W/V। तो अगर W/V दिया है तो वहां D लाने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगली ट्रिक सुनो, अगली ट्रिक है D इक्वल टू m/स्मॉल m 1 प्लस स्मॉल m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000। ये शॉर्टकट बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। जिसमें डी क्या है, जो समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है मोलारिटी, छोटा एम क्या है, मोलैलिटी। ठीक है, इस फार्मूले से आप क्या बदल सकते हो, कैपिटल एम से स्मॉल एम निकाल सकते हो और स्मॉल एम से कैपिटल एम निकाल सकते हो। और ये जो एम लिखा है वो तो बताने की आवश्यकता वैसे है नहीं, लिखा भी है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। इस फार्मूले से मोलैरिटी से मोलैलिटी डायरेक्ट निकाल सकते हो। हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 दी हो तो कैपिटल एम और स्मॉल एम लगभग बराबर होते हैं, अगर डेंसिटी 1 हो तो।
ये भी ट्रिक याद रखना, ये भी ट्रिक याद रखना। क्या? कि अगर डेंसिटी की वैल्यू, देखो बेटा, हाँ जी, हाँ जी, इधर देखो। हाँ, क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोलना था, अगर डेंसिटी सोल्यूशन की 1 है तो जो मोलैरिटी होती है वही मोलैलिटी होती है, मतलब लगभग हम मान के चलते हैं बराबर, वहां सॉल्व नहीं करते, फिर ये फार्मूला मत लगाना। मानसी कह रही है कि ये सेकंड ट्रिक दोबारा बताओ। अरे बेटा, ये जो x है परसेंटेज W/W है। अरे पीछे W/W, W/V सब पढ़ा तो चुके हैं बेटा। तो अगर परसेंटेज बाई मास हो तो ये फार्मूला लगाना है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम हो W/V तो ये लगाना है। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें डेंसिटी है, इसमें इसमें जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी बात है। लेकिन बाई वॉल्यूम में भी दो ऑप्शन होते थे, एक तो W/V और एक V/V। ये W/V लेना है, V/V अगर V/V दिया होगा तो फिर कुछ और तरीका है, वो अभी ट्रिक में नहीं आएगा। तो सुन तो लो मैंने क्या पढ़ा रखा, पीछे का तुम भूल गए हो तो फिर तुम्हारी गलती है भाई, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैंने तो चीजें बता रखी हैं। हो गए 3 शॉर्टकट, अभी देखना कितने न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे अगर आपको याद होगा। चलो चौथा देखो, फोर्थ। फोर्थ है, मोलैलिटी इक्वल टू होता है काई ऑफ सल्यूट, काई मतलब मोल फ्रैक्शन, काई ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बटा मालिकुलर मास, लेकिन ये मालिकुलर मास अब की बार सॉल्वेंट का होना चाहिए। और m क्या है पता ही है आपको, मोलैलिटी। यानी अगर मुझे मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन पूछा जाए और मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी पूछा तो डायरेक्ट बता दो। लेकिन ध्यान रहे कि यहां मालिकुलर मास सॉल्वेंट का, ये सब फार्मूले कल संडे हैं, याद कर लेना, जिंदगी भर काम आएंगे। और पांचवा फार्मूला जो मैं आपको और बताऊंगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये ट्रिक्स बहुत काम आएंगी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अब अगर एन फैक्टर पता हो तो नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में, मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में बराबर फटाफट चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलारिटी के इक्वल होती है, मोलारिटी नॉर्मेलिटी के इक्वल होती है, बस सिंपल। तो ये 5 शॉर्टकट्स कम से कम आपको याद होने चाहिए, 5 शॉर्टकट। और अगर 5 शॉर्टकट याद होने चाहिए तो आप कह सकते हो कि बड़े आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं आपके सामने, पहले बताओ ये शॉर्टकट फार्मूले याद कर लोगे, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी बताओ मेरे को, सारे बच्चे पहले बताओ कि कर लोगे। हाँ, हाँ। अभी बेटा, यश राव बेटा, आप आगे का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार, जब मैं जिसका क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब दो ना यार, ठीक है। इनको 5-6 बार याद करना है, अब देखो, ठीक है। अब आपके देखना न्यूमेरिकल कितने आसान हो गए। मेरे पास बच्चे ने नाम तो नहीं भेजा, आज एक क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। डेंसिटी ऑफ, अब देखो मैं क्वेश्चन करा देता हूं। डेंसिटी ऑफ 3m NaCl solution is is 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आगे से जब क्वेश्चन भेजा करो तो नाम भी बताया करो। अभी इस मेरे पास मोबाइल नंबर में बच्चे का क्वेश्चन आज ही आया है मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, तो ये देखो क्वेश्चन क्या है। मोलारिटी दे रखी है 3, डेंसिटी दे रखी है, क्या निकालना है, मोलैलिटी। मोलैरिटी दे रखी है, बड़ा एम दे रखा है, छोटा एम निकालना है। तो कोई शॉर्टकट है। डी इक्वल टू क्या होता है, एम बाई छोटा एम, 1 प्लस छोटा एम इंटू मालिकुलर मास सल्यूट का बाई 1000 होता है।
अब जिस भी बच्चे ने पूछा डेंसिटी कितनी है 1.25, कैपिटल एम कितना है 3, छोटा एम निकालना है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, प्लस छोटा एम निकालना है इनटू मालिकुलर मास किसका, NaCl का, सलूट तो यही है ना, जिसका याद होगा 58.5 डिवाइडेड बाय, सॉल्व कर लो 1000 नीचे, तो सॉल्व करने के बाद छोटा एम की ही तो वैल्यू आएगी। हो गया क्वेश्चन, क्या दिमाग लगाना है बताओ, है इस क्वेश्चन में कोई दम बताओ, है आराम से कर लोगे। एक कंसंट्रेशन टर्म दी हो, दूसरी निकालनी हो, ये जो मैंने 5 फार्मूले दिए हैं इन्हीं से निपटा दो, कोई दिमाग नहीं, कोई अप्रोच नहीं, बड़े आराम से हो जाएगा, खत्म बात हो गई, है ना। नहीं नहीं, जब बेटा शॉर्टकट सॉन्वी बता दिया है तो बिना शॉर्टकट की क्या जरूरत है, जमाना तो शॉर्टकट में चल रहा है, लंबे मेथड क्यों करेंगे। पहली बात तो जब कोई चीजें हमें आसान तरीके से पता है तो हम उसको मुश्किल तरीके से क्यों पढ़ें भाई, जिसमें एक पेज में जाके सॉल्व हो। बोलो जी, 58.5 क्या है, अरे भैया इसमें सल्यूट कौन है, जो NaCl है, तो इसका मालिकुलर मास कितना होगा, Na का कितना होता है 23, और Cl का कितना होता है 35.5, है, तो इसको करोगे तो कितना आएगा 58.5, वही यहां लिखा हुआ 58.5। लग रहा है तुम लोगों ने 9th 10th क्लास में कोई न्यूमेरिकल नहीं करे, नहीं तो रट जाता है NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 होता है। आया समझ में, हाँ, तो बस शॉर्टकट लगा दो, क्या दिक्कत है, बात आई समझ में। ऐसे क्वेश्चन देखो, जैसे इन्होंने कह दिया ए सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 is 49% biomass, calculate molarity if density equal to 1.18 ग्राम पर ml, डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखी है। अब परसेंटेज दिया है और मोलारिटी पूछा है, तो 5 फार्मूले में से एक फार्मूला लगा दो। ये परसेंटेज कैसा, बाई मास, तो क्या आएगा 10xd अपॉन मालिकुलर मास, किसका, सल्यूट का। सल्यूट कौन है इसमें, H2SO4, जो लिखा होता है वो सल्यूट होता है। तो 10 इंटू एक्स क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज कितना है 49, इंटू डी कितना है 1.18, डेंसिटी ग्राम पर ml में होनी चाहिए, और मालिकुलर मास कितना है, मालिकुलर मास कहाँ है, H2SO4 का 98, इसको 2 कर लो, इसको 5 कर लो, 5 को 1.18 से मल्टीप्लाई कर लो, यही डायरेक्ट आंसर है। दिक्कत क्या है बताओ भाई, कोई समस्या ही नहीं है, बात समझे। अभी ऑक्जेलिक एसिड वाला क्वेश्चन किया था, उसकी नॉर्मेलिटी निकाली थी 0.2, निकाली थी ना उसकी नॉर्मेलिटी, और वहीं पूछ देते कि उसकी मोलारिटी बताओ, और नॉर्मेलिटी आपने निकाल ली है, तो शॉर्टकट क्या है फार्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है। नॉर्मेलिटी कितनी निकाली 0.2, क्या निकालना है मोलारिटी, एन फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का कितना होता है 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, मोलारिटी 0.1 आ गई, खत्म। शॉर्टकट ये हमको मदद करते हैं बड़े आराम से। आया ये 5 फार्मूलों का क्या मतलब है, एक से दूसरा, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना, फटाफट कर लो, जल्दी से रिस्पॉन्स करो, और मैं जल्दी से अब DPP4 डिस्कस कर देता हूं, और जो आप लोग की डाउट्स हैं वो तो हो ही गई होंगी मेरे हिसाब से लगभग लगभग। अभी देखना 2 मिनट का काम है, जल्दी बोलो, बोलो बेटा। हाँ, एक बार 5 फार्मूला याद कर लो, कल संडे है, इनको 2 बार 3 बार लिख के याद कर लो, फिर देखो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। और नहीं तो फिर जूझते रहो, अगर इसके बाद भी दिक्कत है तो फिर
तो नॉट ओनली बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप ट्रिक भी दे दी। अब जिंदगी भर ना भूलना इसको कभी भी, है। बहुत हेल्पफुल है ये, बहुत हेल्पफुल है। अब देखो, अब मैं आपके सामने जो हूं, देखो, अब मैं आपके सामने जो हूं, क्या है, अ, किधर है, पहले मैं डीपीपी 4 डिस्कस कर लेता हूं, रुक जाओ। डीपीपी 4, ये है डीपीपी 4। 5-10 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। एक बार डिस्कशन कर लो, फिर टेस्ट का टाइमिंग बताएंगे क्या है। भागना जाना अभी। हाँ हाँ बता रहा हूं, रुक जाओ। अरे जो बच्चों ने भेजा उनका जवाब तो दे दूं डीपीपी 4 में। डीपीपी 4 में, हाँ जी, डीपीपी 4 में बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन नंबर, किसने, रक्षित ने, 15 और 18 पूछा है। तो 15 और 18 देख लो। 15 और 18 कहां गया, ये 15 है और 18 क्या लिखा है, मैंने इसीलिए पहले डाउट कर लिया। मुझे 4 NaCl और 10 NaCl के दो सोल्यूशन थे, और मिला के 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है, और नई नॉर्मेलिटी 6 रखनी है। तो बताओ इसका कितना लेंगे, इसका कितना लेंगे, और टोटल वॉल्यूम 1 लीटर रखना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने मोलारिटी में करवाया था, और मोलारिटी की ही तरह नॉर्मेलिटी के फार्मूले लगते हैं, ठीक। तो माना इसका x लीटर लेना पड़ेगा, और इसका 1 लीटर बनाना है, तो इसका 1 - x लीटर लेना पड़ेगा। समझ गए होगे, क्योंकि टोटल मिला के तो 1 ही लीटर है। अब उसके बाद नॉर्मेलिटी मिक्सिंग क्या होती है, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बताओ नॉर्मेलिटी मिक्सिंग की कितनी लानी है, 6। N1 कितना है, N1 हो गया 4। V1 कितना है, X, प्लस N2 कितना है, 10, इनटू, बेटा 11th की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कामयाब हो गया वो राजा है। ये 9th-10th की पढ़ाई नहीं है, हंसते खेलते हो गए। अगर हमने एक भी दिन 10 मिनट फालतू मजाक कर लिया ना, तो सोचना पड़ता है। और 10th में तो मजाक क्या होता था, पढ़ाई भी होती थी, मजाक भी होता था, आधा पढ़ाई होती थी, आधा मजाक होता था। तो N2 10, और मजाक के बावजूद भी इतना पढ़ा दिया। N2 इंटू V2, V2 दूसरे का कितना हो गया, 1 - x, और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, तो V1x और V2 1 - x, तो दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन मोलैरिटी में किया था, डिट्टो वैसे नॉर्मेलिटी में करना है। बस चूंकि आपने पढ़ा नहीं था इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मैंने पहले डाउट क्लियर कर दिया आपके। रक्षित भाई बताओ भाई, समझ लोगे कि नहीं। उसके बाद आप 18वां पूछ रहे हो। 18वें में ये है, ये देखो, कोई दम है। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन ये पूछा गया है 3 मोलल, इसका मतलब मोलालिटी कितनी दे रखी है, 3। डेंसिटी कितनी दे रखी है, ग्राम पर 1 m, और पूछा क्या है, कैपिटल M। तो छोटा m दिया है, कैपिटल M निकालना है, तो 5 में से एक फार्मूला नहीं लगेगा, कर लो। हो गई समस्या, बोलो सारे बच्चे बताओ। अब डीपीपी 4 में कोई दिक्कत है अब भी। ये तो मैंने रक्षित के 2 क्वेश्चन बता दिए, अब तो खुद ही कर लोगे। बताओ मेरे को फटाफट, है। बोलो भाई, कर लोगे। अब जितने भी प्रॉब्लम है सब हो जाएगा आपसे, बस वो 5 फार्मूले याद रखो। वो जो 5 ज्ञान दे दिया है ना मैंने, फटाफट फटाफट सब निपटा दोगे, सब निपटा दोगे। लेकिन ये 5 तो फार्म, और जिंदगी भर याद रखियो। 12th में भी काम आएगा, बीएससी में भी काम आएगा, एमएससी में भी हर जगह काम आएगा ये सारे फार्मूले। हाँ बस, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है।
है? आ गया समझ में? तो हो जाएगा DPP4। है? पक्का? क्लियर है? और समझ लो, कल जो आपका टेस्ट होने वाला है, कल जो आपका टेस्ट होने वाला है, उसमें ज्यादातर DPP4 के ही क्वेश्चन होंगे। DPP3 में लॉस के क्वेश्चन, लॉस का तो क्वेश्चन तुमको एक आध कोई मिलेगा और बड़ा सिंपल सा मिलेगा। कल जो टेस्ट होगा, अभी देखा जाए तो DPP3 तो रहेगा ही ना, 4 तो हो ही गया, लेकिन 7 भी बच गए। तो कोई बात नहीं, DPP3 जो है मैं मंडे को डिस्कस करूंगा। पहले सुन लो, है नहीं कुछ, कुछ है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी बच्चों के डाउट है तो चलो बता दूंगा, कोई बात नहीं। कल जो टेस्ट होगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री में, 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक। और ज्यादातर क्वेश्चन इंस्पायर्ड होंगे DPP4 से। मतलब 22 क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड होंगे कि ये करो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो। एक आध क्वेश्चन छोटा मोटा लॉस से मिल जाएगा। समय नहीं, मैं तो DPP3 कर लेता। क्या बेटा, टेस्ट के लिए रेडी हो। और कल जो टेस्ट होगा वो 11 AM पे होगा और ऑनलाइन होगा। पहला टेस्ट हो रहा है इस तरह का, सिस्टम को एक बार हम देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ी अगर आ जाती है तो हमें रिपोर्ट करना, फिर ये गलतियां अगले से नहीं होंगी। लेकिन पहले में कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम आपका आईडी डालेंगे, तो हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ एरर आए। वैसे चांसेस कम है, लेकिन फिर भी 1% मान लेना चाहिए कि हो सकता है। तो हमें बता देना मंडे को जब मैं आऊं कि सर टेस्ट में ये कमी थी, तो हम उसको सुधार लेंगे, फिर आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कल आपका सिर्फ केमिस्ट्री का ही टेस्ट होगा। एक बार शुरुआत कर रहे हैं, फिजिक्स और मैथ और बायो के टेस्ट वीक पे हो जाएंगे। एक बार शुरुआत की जा रही है कि भाई चलो एक बार शुरू करो इनके टेस्ट की, फिर बात करते हैं। समझ में आया? और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से इंस्पायर्ड होंगे। हाँ तो सुन लो, 25 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का है, 11 बजे शुरू होगा। कुछ कमी हो सकती है तो मंडे को हम दूर कर देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे चांसेस हम रखेंगे कि भाई ना हो, लेकिन फिर भी यार आदमी है, इंसान है, गलती तो हो ही जाती, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको नॉर्मेलिटी मोलारिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिया। 8वीं यूनिट में 10-20% नॉलेज आपको और मिलेगी कि एन फैक्टर बाकियों के कैसे निकाले जाते हैं। बेसिक ये हैं, इनको जिंदगी भर नहीं भूलना, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। टेस्ट को अच्छे से तैयारी करो, कल 1 घंटे का टेस्ट है, अच्छा रिजल्ट्स लाओ, शाबाशी देंगे सबको हम अगर अच्छे रिजल्ट्स दोगे तो, और बाकी आपकी मर्जी है। और फिर हम जो है मंडे को मिलेंगे, और पहले हम DPP3 स्टार्ट करेंगे, उसकी डाउट रह गई हैं, 2 ही 3 है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे की कार्रवाई, फिर हम स्टाइकियोमेट्री शुरू करेंगे। और अब स्टाइकियोमेट्री का नंबर आ गया, और ये अंतिम मेन चैप्टर, अंतिम मेन टॉपिक होगा इस चैप्टर का। और जिसने ये समझ लिया है स्टाइकियोमेट्री यूं चुटकियों में करोगे, देख लेना, बस यही मेन था, ठीक है। इसलिए इसमें टाइम भी लगा, वक्त भी लगा, मेहनत भी लगी, आपकी भी लगी, मेरी भी लगी। कैसा लगा लेक्चर? मुझे रिस्पॉन्स करिए, मुझे बताइए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, संडे का एंजॉयमेंट भी लीजिए, लेकिन मंडे को फिर से रिवाइज करके क्लास में बैठिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, जितना लिखेंगे उतना ही आएगा, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू।